नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी फोर्थ यूनिट के टॉपिक जीन स्ट्रक्चर एंड इट्स रेगुलेशन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया कि कारक यानी जीन फैक्टर है, जिनको फैक्टर कहा था, आनुवंशिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द इन कारकों के लिए उपयोग में लिया और इसी जीन शब्द से जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने जीन को आनुवंशिकी की एकमात्र इकाई के रूप में प्रस्तुत किया था। अब वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। इनके अनुसार जीन क्या है? जीन गुणसूत्रों पर लंबाई में रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जो एक गुणसूत्र की छोटी सी छोटी वह इकाई जो संरचनात्मक रूप से क्रियात्मक रूप से किसी लक्षण का निर्धारण करती है। तो गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जो एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक विशेषक ये लक्षण का निर्धारण करता है जीन कहलाता है। जीन की संरचना कार्य की इकाई आरंभ में जीन का आनुवंशिकता की अविभाज्य परिकल्पना इकाई माना जाता था और आधुनिक आनुवंशिकी के अंतर्गत प्रमाणित किया जा चुका है कि जीन डीएनए की बनी संरचना होती है। यह भी सत्य है कि डीएनए अणु लंबाई में बहुत बड़ा होता है। इसके निर्माण में असंख्य न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं। एक जीन डीएनए के संपूर्ण अणु के एक या इसके छोटे अंश के अथवा एक से अधिक डीएनए अणुओं के तुल्य होती है। सामान्यतः एक जीन में औसतन 1500 न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये औसत लगाया गया है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्षारविक होते हैं और इनका आणविक भार 10.6 इकाई होता है। सूक्ष्म जीवों पर किए गए आनुवंशिकी प्रयोग से सिद्ध किया जा चुका है कि पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन एवं कार्यकारी फंक्शनल अर्थात लक्षण प्रारूप उत्पन्न करने वाली इकाई अलग अलग होती है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में एडेनिन, गुआनिन, थाइमाइन, साइटोसिन और प्यूरिन व पैरिमिडिन नाइट्रोजनक क्षारक भाग लेते हैं। सभी जीवों में डीएनए में एकमात्र भिन्नता इन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम यानी सीक्वेंस में पाई जाती है। हम यह भी जानते हैं कि डीएनए के एक अंश में यदि न्यूक्लियोटाइड के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो जाति में जिस जाति का विशिष्ट लक्षण है उसमें न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में जमा हुआ है और उस सीक्वेंस में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उत्परिवर्तित श्रृंखला कहलाएगी, यानी म्यूटेशन हो गया है, जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण प्राणी में उत्पन्न होता है और इसे हम उत्परिवर्जन या उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। एवं डीएनए में जिस अंश में न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन के कारण यह क्रिया होती है उसे उत्परिवर्तनात्मक जीन यानी म्यूटेशनल जीन कहते हैं और एक क्रियात्मक जीन फंक्शनल जीन में से एक से अधिक उत्परिवर्तन हो सकता है। अर्थात अनेक ऐसे स्थल होते हैं जिन पर न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार एक क्रियात्मक जीन में अनेक पुनर्योजनशील स्थल होते हैं, यानी एक जीन है जो क्रियात्मक जीन है उसमें बहुत सारे स्थल है, उनमें पुनर्योजनशील स्थल यानी उसमें कई स्थानों पर ये उत्परिवर्तन हो चुका है या होगा, ऐसे इसलिए पुनर्योजनशील स्थल हो सकते हैं। और वर्तमान में जीन को अविभाज्य इकाई नहीं माना जाता, बल्कि यह एक संरचनात्मक दृष्टि से रेखीय रूप में व्यवस्थित उप इकाइयां युक्त होती है। सैमुर बेंजर के अनुसार जीन सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन उप इकाइयों में विभक्त की जा सकती है। जैसे कोई जीन है, उस जीन में हम उप इकाइयों में जैसे सिस्ट्रॉन की बात करें या म्यूटॉन की बात करें या फिर हम रेकॉन की बात करें तो सिस्ट्रॉन क्या है? बेंजर ने विभोजी यानी फेग मीन्स यहाँ पर है विभोजी वायरस है, T4 एक वायरस है, इसके द्वारा एस्रिया कोलाई बैक्टीरिया पर लैन
यानी लाइसिस किए जाने के प्रयोग किए, यानी एस्चेरिचिया कोलाई पर एक विषाणु छोटा T4 विषाणु जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपने जो उसका जेनेटिक मटेरियल उसको मल्टीप्लाई करके उस वायरस उस बैक्टीरिया को तोड़ देता है, लाइन कर देता है उसको लाइन कहते हैं, लाइसिस कहते हैं, तोड़ देता है। तो जो वायरस है विभोजी है एस्चेरिचिया कोलाई को संक्रमित करता है, तो ई कोलाई का लाइन होता है। अतः जिन अगार प्लेटों पर यानी कि साइंटिस्ट बेंजर ने कुछ पेट्री रिसर्च ली थी, उन प्लेटों में एस्चेरिचिया कोलाई का कल्चर किया था। एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर किया, और जिन अगार प्लेटों पर एस्चेरिचिया कोलाई का संवर्धन कर परीक्षण किया उसमें यानी बैक्टीरिया उसमें वायरस छोड़े, तो स्वच्छ निभय क्षेत्र यानी ऐसी कॉलोनी जिसमें पहले किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, केवल एस्चेरिचिया कोलाई कॉलोनी है जिन्हें प्लक्स कहते हैं, बनाते हैं। और उसमें T4 विभोजी यानी कि यहाँ पर T4 वायरस जिसमें वन्य प्रारूप यानी वाइल्ड टाइप R+ व उत्परिवर्ती विभेदी यानी म्यूटेंट टाइप के प्रकार का जीन R प्रकार के प्रयोग में लाए, और लयन के दौरान वन्य प्रारूप यानी जो वाइल्ड टाइप था R+ बने क्षेत्र बड़े होते हैं जिनके किनारे नुकीले होते हैं, यानी R+ टाइप के या वन्य प्रारूप प्रकार के जो विषाणु थे उनमें उनकी स्ट्रक्चर अलग थी। वन्य प्रारूप की भांति उत्परिवर्ती विभेदी 3 प्रकार के, यानी कि उन्होंने उत्परिवर्तन विभेद 3 प्रकार के बताए थे विषाणु में, R1, R2 और R3, जैसे कि यहाँ की म्यूटेंट था R। तो R1 और R3 विभेदी ई कोलाई के विभेद का अपघटन करने में सक्षम होता है, यानी विषाणु की R1 और R3 जो स्ट्रेन थी म्यूटेशन वाली, वो एस्चेरिचिया कोलाई के स्ट्रेन का अपघटन यानी उसको तोड़ने में सक्षम थे, जबकि R2 यहाँ पर R2 है, या R2 एस्चेरिचिया कोलाई के विभेद को अपघटन या तोड़ने में सक्षम नहीं था। तो यहाँ पर मीनिंग ये निकल रहा है इसमें कि विभेद R1 और R2 और R3 एस्चेरिचिया कोलाई के बी विभेद में लयन करने में सक्षम होते हैं, यानी एस्चेरिचिया कोलाई के 2 स्ट्रेन है, एक के स्ट्रेन है, एक बी स्ट्रेन है। तो बी स्ट्रेन में तीनों ही यानी R1, R2 और R3 तीनों प्रकार के विभेद जो वायरस थे वो इसको विभेद कर सकते थे, जबकि एस्चेरिचिया कोलाई के विभेद यानी के स्ट्रेन में केवल जो म्यूटेंट वायरस थे R1 और R3 वो ही उसमें अंदर जाने में उसको तोड़ने में सक्षम हुए। इस प्रकार R2 विभेद एस्चेरिचिया कोलाई के विभेद में लयन यानी उसको तोड़ नहीं पाते, किंतु बी विभेद में लयन कर देते हैं। तो यह R+ है यानी वाइल्ड टाइप का जो विषाणु है वन्य प्रारूप विभेद एस्चेरिचिया कोलाई के और बी विभेद दोनों में लयन करने में सक्षम है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि विषाणु में R जो प्लस वाइल्ड टाइप है, R+ टाइप का जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई की दोनों स्ट्रेन के और बी स्ट्रेन को विभेद कर सकता है, उसमें जा सकता है, उसको तोड़ सकता है, जबकि म्यूटेंट टाइप का जो विषाणु है जिसमें R1 और R3 के वाले विभेद एस्चेरिचिया कोलाई के वाले स्ट्रेन में जा सकते हैं, जबकि R1, 2, 3 बी वाले विभेद में जा सकते हैं तीनों। तो यहाँ पर जो R2 है, R2 में या R2 के वाले एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर क्यों नहीं जा पाया, तो इसमें इसका जो एक्सप्लेन इस प्रकार से किया है कि R2 विभेद में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें सिस्ट्रॉन A एवं B कहते हैं। R2 क्षेत्र में लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। A क्षेत्र से A प्रकार के न्यूक्लियोटाइड तथा B क्षेत्र से B प्रकार के पॉलीपेप्टाइड, A क्षेत्र से A प्रकार के पॉलीपेप्टाइड और B क्षेत्र से B प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। अतः लयन की क्रिया सामान्य रूप में होती है, किंतु R2 क्षेत्र के द्वारा A द्वारा B प्रकार का पॉलीपेप्टाइड और R2 क्षेत्र के B द्वारा A प्रकार का पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है। यानी हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि और स्ट्रेन में A प्रकार का क्षेत्र है वो A प्रकार का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा और B प्रकार का क्षेत्र B प्रकार का, जबकि यहाँ म्यूटेंट सेकंड में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। A प्रकार का जो क्षेत्र है वो B प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनाया और B प्रकार का जो क्षेत्र है वो A प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनाया। तो इस प्रकार R2 में यदि A और B दोनों क्षेत्र होंगे तो दोनों प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, अतः लयन होगा, यानी वो K प्रकार के टाइप को स्ट्रेन को विभेद कर सकेगा। और इसमें केवल एक होगा
या ए होगा या बी होगा, तो वो के प्रकार के इससे कोलाई को विभेद नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने में सक्षम होता है, जबकि लयन क्रिया होती है दोनों प्रकार के पॉलीपेप्टाइड की आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट है कि क्षेत्र ए एवं बी क्रिया रूप से भिन्न होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया। अब जैसे ये T4 विषाणु भोजी है, इसमें R सेकंड क्षेत्र में दोनों सिस्टोन क्षेत्र है ए और बी। अगर इनमें ए सिस्टोन क्षेत्र होता या बी होता, एक ही होता, तो केवल एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो R सेकंड स्थल पर उत्परिवर्तनों के विस्तृत अध्ययन हेतु बेंजर ने दो प्रकार के प्रयोग किए। एक है पूरक परीक्षण यानी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, और दूसरा पुनर्योजन टेस्ट यानी रिकॉम्बिनेशन टेस्ट। पूरक परीक्षण में क्या दिखा है? पूरक परीक्षण में बेंजर ने साइंटिस्ट ने देखा कि स्थिर कोलाई के प्रभेद यानी के जो स्ट्रैंड संक्रमण है, एक ही समय में दो भिन्न उत्परिवर्तनों आर सेकंड एक्स एवं आर सेकंड वाई द्वारा कराया गया। इस संक्रमण द्वारा जो कॉलोनी थी, प्लग था, बनने की क्रिया को पूरक क्रिया का प्रमाण माना गया। इसका अर्थ यह था कि दोनों उत्परिवर्तन विभिन्न ग्रुपों ए एवं बी से संबंधित थे। इन ग्रुपों को बाद में सिस्टोन का नाम दिया गया। स्पष्ट था कि आर सेकंड स्थल पर दो विभिन्न सिस्टोन उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार के परीक्षण में यदि प्लग नहीं बनते तो दो उत्परिवर्तनों को एक ही सिस्टोन में उपस्थित माना गया है। चित्र में यहां पर दिखाया गया है कि जैसे ये फेग वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इन्होंने अपना जो जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफर कर दिया। तो अब जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफर होने के इन्होंने म्यूटेशन फर्स्ट, म्यूटेशन सेकंड और म्यूटेंट थर्ड। म्यूटेंट फर्स्ट रीजन ए, म्यूटेशन सेकंड रीजन ए, म्यूटेशन थर्ड रीजन ए। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बी ओनली यानी कि यहाँ पर ए है तो बी वाला पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बी ओनली इनएक्टिव, ए वाला रीजन है तो बी वाला बना रहा है, और यहाँ पर ये भी ए है तो यहाँ पर म्यूटेंट थर्ड था, इसमें रीजन ए वाला बना रहा था, ए ओनली। यहाँ पर म्यूटेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ डाला गया, म्यूटेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वी ओनली यानी इसमें केवल ए वाला है। यहाँ पर ए, यहाँ पर देखते हैं हम कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए प्लस बी यानी फर्स्ट और थर्ड डाले तो इसमें दोनों प्रकार के जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी इसमें आ गई है, जिससे वो ए और बी दोनों एक्टिव प्रकार के बन गए पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन सेकंड और थर्ड से हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए। तो इसी प्रकार म्यूटेशन फर्स्ट सेकंड कंट्रोल और ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए और बी एक्टिव है। इसी प्रकार फर्स्ट थर्ड कंट्रोल एंड ट्रांसक्रिप्शन ए प्लस बी एक्टिव है, और इसी प्रकार टू सेकंड थर्ड से भी ये एक्टिव है। तो इससे दो उत्परिवर्तियों के बीच पूरक परीक्षण जो प्रमाणित करता है कि दोनों उत्परिवर्तन एक ही सिस्टोन के भाग है अथवा भिन्न सिस्टोन के। तो हम देखते हैं कि बेंजर ने अपने अध्ययन में पाया कि इस प्रकार वन्य प्रारूप जो था वाइल्ड टाइप आर प्लस तथा उत्परिवर्तित आर सेकंड एक्स वाई के द्वारा संकरण कराए जाने पर यदि समपक्ष सिस पोजीशन में उत्परिवर्तन हो तो अपघटन लाइसिस की क्रिया होती है, और यदि उत्परिवर्तन विपक्ष स्थिति में यानी ट्रांस स्थिति में है तो अपघटन की क्रिया नहीं होते। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाले गए कि एक क्रियात्मक क्षेत्र में उत्परिवर्तन दूसरे क्षेत्र के उत्परिवर्तनों के पूरक होते हैं। दूसरा, पूरीकरण समपक्ष विपक्ष परीक्षण ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि एक लक्षण ए जीन द्वारा प्रदर्शित होता है, यह दो म्यूटॉन ए और A1 और A2 बनाता है। इसके युग्म विकल्पी अप्रभावी जीन A1 और A2 है। तो म्यूटॉन जब एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो शिष्ट स्थिति कहते हैं, और इस अवस्था में पूरा जीन ए सामान्य रूप से कार्य करता है, किंतु A2 भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर होते हैं, इसे ट्रांस स्थिति कहते हैं, और इस अवस्था में जीन कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यदि कार्य करता है तो A1 A2 एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं, जबकि रचना की दृष्टि से विभाजित रहता है। ट्रांस स्थिति में यदि कार्य रुक जाता है तो इसका अर्थ है कि A1 एवं A2 एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए हम जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि A1 और ये A1
और A2 ये इसकी सिस पोजीशन है। यहाँ पर A1 A2 यानी कि इसका जो दूसरा जो फॉर्म है जिसको हम जो नॉन डोमिनेंस कहते हैं वो एक पर ही है। यहाँ पर A1 और A2 इस पर ट्रांसपोजिशन पर है। तो म्यूटॉन्स में समाकलित खंड ट्रांस स्थिति में हो तो कार्य रुक जाएगा, क्योंकि समाकलित खंड में कम से कम 10 म्यूटॉन होने चाहिए। तो इस प्रकार बेंजन ने इसको एक्सप्लेन किया कि प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र जो कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बनाए जाने हेतु उत्तरदायी होते हैं वह समपक्ष विपक्ष परीक्षण के द्वारा जांच लिया गया है और समपार्य सिस्टोन कहलाता है। तो इस प्रकार एक सिस्टोन क्रियात्मक स्तर पर जीन है और इसमें कोडोन संरचना हमें ज्ञात है। पॉलीपेप्टाइड में भागने वाले अनेक अमीनो अम्ल 3 गुना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक युग्म इसमें होने आवश्यक है और सिस्टोन की लंबाई अमीनो अम्ल की लंबाई प्लस प्रारंभिक अंतिम न्यूक्लियोटाइड प्लस अनुलेखित न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करेगी। अतः जीन के म्यूटॉन व रेकॉन में के उस सूक्ष्मतम समूह को जिसे किसी आनुवंशिक कार्य का संपादित करने हेतु साथ रहना आवश्यक होता है सिस्टोन कहलाता है और एक सिस्टोन के भीतर जीन विनिमय संभव होता